नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। आज़ादी के बाद से वर्तमान तक देश में आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हमारे गांव ही रहे हैं। आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों पर ही निर्भर है और लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान जो है वो सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन वैसे तो 2 नए कृषि कानूनों और एक पुराने कानून में संशोधन के विरोध में हो रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में एक नया मामला एमएसपी का भी जुड़ गया है। किसानों की ये मांग है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। इन कानूनों के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमएसपी की। ये एमएसपी क्या है और पिछले 53 सालों से भी लगातार जारी रहने के बावजूद भी इस एमएसपी को कानूनी रूप क्यों नहीं दिया गया, एमएसपी को लेकर के वैश्विक समस्याएं क्या हैं और डब्ल्यूटीओ का पक्ष क्या है, इन सारी चीजों को हम क्रम से समझेंगे। तो देखिए, एमएसपी आधारित खरीद की बुनियाद देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही अंग्रेजों ने 1942 में जब भारत में डिपार्टमेंट ऑफ फूड की स्थापना की तभी से शुरू हुई थी और यही डिपार्टमेंट ऑफ फूड बाद में कृषि मंत्रालय बन गया। जब देश आजाद हुआ तो इसी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बना दी गई। तो आजादी के बाद देश में किसानों के सामने 2 समस्याएं रह गई। एक समस्या खेती से संबंधित और दूसरा अपनी फसल के विपणन से संबंधित। खेती से संबंधित तमाम प्रयास आजादी के बाद से शुरू हो गए, लेकिन कृषि उत्पादों के विपणन पर पहली बार नोटिस जो किया गया वो 1957 में किया गया, जब फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि किसानों को ओवर प्रोडक्शन के समय में कृषि के तो फिर फसलों की बर्बादी का खतरा होता था और कीमतें भी बेतहाशा बढ़ जा रही थी। हालांकि इस कमेटी का जो सुझाव था उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि उत्पादन के स्तर पर कृषि, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो उत्पादन के स्तर पर इसके तमाम प्रयास हो रहे थे। उसी कड़ी में 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया जो कि एम एस स्वामीनाथन की अगुवाई में चलाया गया था। वो भी अपना रिजल्ट 60s में दशक के आखिरी में देने लगा था और देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा था। उधर कीमत के मोर्चे पर जो पहला प्रभावी सरकारी प्रयास था वो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फूड ग्रेन प्राइस कमेटी के गठन को मंजूरी दी, जिसकी अनुशंसाओं पर 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया गया और अंततः 1967-68 में देश में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी जारी की गई थी। अब इस एमएसपी का क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझिए कि एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये वो न्यूनतम मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल के लिए मिलनी ही चाहिए। इसी बीच क्या हुआ कि 1985 में एमएसपी का निर्धारण करने वाले कृषि मूल्य कमीशन का नाम बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया 1985 में, जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एमएसपी के पीछे की जो मंशा थी वो ये थी कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले, लेकिन एमएसपी केवल गेहूं का ही जारी किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि देश के ज्यादातर किसान गेहूं का ही प्रोडक्शन करने लगे। फिर इसी तरह क्रमशः धीरे धीरे करके वर्तमान में 23 फसलों की एमएसपी जारी की जा रही है। अब ये देखते हैं कि ये एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि सरकार जो एमएसपी जारी कर रही है उसको किन बेसिस पे जारी कर रही है। तो मैंने पहले बताया कि 1985 में सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो एमएसपी का निर्धारण करती है, लेकिन सवाल ये है कि वो एमएसपी का निर्धारण करती कैसे है। तो इसके लिए सीएसीपी एक बहुत ही लंबी और दुरूह प्रक्रिया को फॉलो करती है। इसमें कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा स्टेट वाइज सर्वे किया जाता है। ये क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट के आंकड़े लेती है और सीएसीपी किसी भी फसल के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर 3 प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोजेक्ट करती है और ये जो 3 प्रकार है वो है A2, FL और C2, यानी कि ये 3 प्रकार होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इन तीनों में क्या होता है। तो A2 में वो सभी नकदी खर्च शामिल होते हैं जिन्हें किसान फसल उत्पादन के दौरान जिनको खर्च करता है, जिनमें खाद, बीज, सिंचाई और एनर्जी के जो सोर्स यूज करता है वो सब शामिल होते हैं। अब दूसरा जो है वो A2+FL, तो इसमें पारिवारिक श्रम को भी शामिल किया जाता है, यानी कि फसल उत्पादन लागत में किसान के परिवार का जो अनुमानित मेहनताना होता है वो भी जुड़ जाता है, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसमें नगदी खर्च के साथ साथ मेहनताना भी जुड़ता है। अब C2 देखिए, तो ये C2 जो है वो काफी व्यापक तरीका है। इसमें खुद की जमीन, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स पर किराए और ब्याज की राशि का भी आकलन किया जाता है।
यानी कि इसमें खेती के व्यवसायिक मॉडल को अपनाया जाता है। इसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक पारिश्रमिक के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि मूल्य पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो C2 है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिनसे एमएसपी का आकलन किया जाता है। अब बात ये करते हैं कि जो एमएसपी जारी होती है वो इन तीनों में से किसको फॉलो करती है, यानी कि कौन सी कीमत होती है। तो वो कीमत होती है जो CACP हर साल जो एमएसपी जारी करती है वो A2+FL को फॉलो करती है। हालांकि 2004 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स ने 1.5 गुना एमएसपी के फार्मूले का प्रस्ताव दिया था, वो भी C2 के आधार पर। उन्होंने कहा था कि C2 के बेसिस पे एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए और वो भी जितनी C2 आ रही है उसका 1.5 गुना वो एमएसपी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो किसान मूवमेंट कर रहे हैं, जो उनको एमएसपी को लेकर के क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से जारी की जा रही एमएसपी को अब केंद्र सरकार हर साल 2 बार जारी करती है, यानी कि एक बार रबी की सीजन में और दूसरा खरीफ फसलों के लिए। लेकिन ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है कि इतने दशकों से एमएसपी को जारी किया जा रहा है और ये खेती का बहुत ही आवश्यक पक्ष है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के कोई कानून नहीं बन पाया। अभी भी बस एक प्रक्रिया भर है, मतलब इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि CACP ने पहले भी रिकमेंड किया था सरकार को कि एमएसपी को लेकर के कोई एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए, लेकिन केंद्र ने ऐसी सिफारिशों को नहीं माना और यही कारण है कि वर्तमान में केवल सरकारी खरीद ही एमएसपी पर होती है, जबकि प्राइवेट पार्टीज जो है वो एमएसपी उनके लिए मायने नहीं रखती। वैसे तो देश में कुल 14 करोड़ कृषि परिवार हैं और शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस समय मात्र 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 94% जो किसान है वो बिचौलियों और बाजार के हवाले ही है, यानी कि वो बाजार में अपना सामान बेच रहे हैं। एमएसपी को कानूनी समर्थन मिले, यानी कि सरकार इसकी गारंटी दे, तो इससे क्या होगा कि इन फसलों का कुछ न्यूनतम कीमत जो भी एमएसपी जारी होगी वो मिल ही जाएगी। इसीलिए किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी समर्थन मिले, यानी कि सरकार गारंटी दे कि वो इन फसलों की न्यूनतम कीमत जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार में उनकी फसल नहीं बिक पाई तो कम से कम सरकार खरीद ले, मतलब एमएसपी पर सरकार ही खरीद ले। वर्तमान सरकारें APMCs के माध्यम से खरीद कर रही हैं, यानी कि सरकारी मंडियों के जरिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सरकार की खरीद काफी कम है, लगभग 6%। उनमें भी पंजाब और हरियाणा की APMCs ज्यादा खरीद करती हैं, जबकि बिहार में तो 2006 से ही इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, यानी कि वहां का किसान पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर है। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए। अब देखिए, सरकार के सामने व्यवहारिक संकट है कि क्यों वो एमएसपी को लेकर के फंसा हुआ है, वो क्यों एमएसपी को कानूनी आधार नहीं दे रहा है। तो सरकार इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े बजट की जरूरत होगी। फिलहाल 23 फसलों की एमएसपी जारी की जाती है। मौजूदा रेट के हिसाब से सरकार सभी फसलों को अगर खरीदती है तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनका जो खर्च आएगा वो 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हर साल कृषि और किसान कल्याण पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च और खाद्य सब्सिडी के 2 लाख करोड़ रुपए को जोड़ दें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर गवर्नमेंट का कुल एक्सपेंडिचर लगभग 20 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो ये पैसा आएगा कहां से, जबकि 2020-21 में देश का जो कुल बजटीय व्यय था, यानी कि सरकार जो कुल पैसा खर्च करती वो 30 लाख करोड़ रुपए है। तो उसमें से 20 लाख करोड़ अगर केवल कृषि पर खर्च कर दिया जाए तो ये अपने आप में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इसको स्टोर कहां किया जाएगा, स्टोरेज की समस्या है, ये भी बहुत बड़ी इस देश में समस्या है। तीसरी जरूरी बात यह है कि यदि एमएसपी को मैंडेटरी किया जाता है तो इसका निवेश पर भी असर पड़ सकता है, निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि अगर निजी कारोबारियों को एमएसपी पर खरीद की सख्ती बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर रेट कम होगा तो वहां से मंगवा लेंगे, जिससे कि घरेलू फिर किसान परेशान होंगे। क्योंकि एमएसपी अगर मैंडेटरी किया जाता है और उनसे जो व्यवसायी हैं उनको कहा जाता है कि आप उसी एमएसपी पर खरीदिए और कहीं बाहर वो अनाज सस्ता मिल रहा है तो व्यापारी बाहर से मंगवा लेगा, उससे फिर किसान को ही दिक्कत होगी।
तीसरी एक वैश्विक समस्या ये है WTO की। 2018 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान और रशिया, इवन अमेरिका ने भी भारत की कृषि नीतियों के विभिन्न पहलुओं की WTO से गहराई से जांच करने के बाद 2018 में अमेरिका ने जो WTO में अपना आवेदन दिया था, उसमें अमेरिका ने कहा था कि भारत ने 2010-11 में प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसका 70% तक अधिक गेहूं के लिए दिया था, चावल के लिए दिया था, 60% तक अधिक गेहूं के लिए, और लगभग 53% तक ज्यादा भारत ने कपास के लिए दिया था। यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे इतना ज्यादा पैसा भारत ने दिया था। इसका मतलब है कि जो वैश्विक शक्तियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि सरकार किसान जो MSP है उसकी कीमत को ज्यादा रखे, क्योंकि अगर ज्यादा रखेगी तो उनका फसल वहीं पे बिक जाएगा और बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा। ये वैश्विक दबाव है। तो अब सरकार के पास बीच का रास्ता कुछ निकालना होगा, क्योंकि MSP को मैंडेटरी कर देती है, यानी कि सरकार ये गारंटी लेती है कि अगर आपकी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मार्केट में नहीं बिक रही है तो हम खरीदेंगे। तो सरकार के सामने बड़ी समस्या बजट की होगी, दूसरी समस्या स्टोरेज की होगी। तो अब सरकार क्या कर सकती है, जैसे MP में एक योजना चल रही है जिसको भावांतर कहते हैं, यानी कि जो मार्केट प्राइस है और जो MSP है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सरकार प्रोवाइड कर दे। तो सरकार को कुछ इस तरीके की बीच का कुछ रास्ता निकालना होगा। दूसरी समस्या यह है कि अभी जो सरकारी खरीद होती है उसका मैक्सिमम जो इस्तेमाल होता है वो PDS में होता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां पर गरीब कम कीमत पर अनाज प्राप्त करते हैं। जहां से अब PDS भारत के जो DBT है, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट है, उसको सीधे सीधे चैलेंज करता है कि अगर DBT कल को आती है इस सेक्टर में तो यानी कि राशन की अगर कीमत देने लगे सरकार गरीबों को, तो फिर वहां समस्या आएगी कि फिर सरकार जो खरीद करती है वो भी बंद कर देगी। ये भी अपने आप में चैलेंज है। यानी कि सरकार को गारंटी लेनी होगी कि जो व्यवस्था चल रही है उस तरह की सरकारी खरीद की व्यवस्था आगे भी कायम रहेगी। दूसरी बात है कि सरकार को इस तरह की एश्योरिटी देनी होगी कि MSP को अगर MSP जो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करे उसका जो अंतर आता है वो बहुत हद तक उसको कम किया जा सके, यानी कि किसानों को नुकसान कम हो। सरकार को कोई ऐसी योजना लानी पड़ेगी, तभी ये मूवमेंट खत्म हो पाएगा। धन्यवाद।